जन लोकपाल बिल लाने में नाकामयाब रहे अन्ना हजारे एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ताल ठोकेंगे। 31 मार्च से जलियांवाला बाग अमृतसर से भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत वे अपनी जनतंत्र यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा में उनके साथ पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी शामिल होंगे। इस यात्रा के लिए वह जनरल के साथ आज अमृतसर पहुंच गए। शनिवार सुबह अमृतसर पहुंचे अन्ना हजारे ने कहा कि पहले चरण में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का दौरा वह करेंगे। इन 3 राज्यों में उनकी 35 सभाएं होनी हैं। इस यात्रा के तहत वे देश भर में लोगों को जागरूक करेंगे। अन्ना के रास्ते में अंबाला, लुधियाना, जालंधर, ब्यास में जनतंत्र मोर्चे के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। जनतंत्र यात्रा का पहला चरण पंजाब के अमृतसर से 31 मार्च को शुरू होकर 17 अप्रैल को उत्तराखंड के हरिद्वार में समाप्त होगा। अन्ना हजारे की इस जनतंत्र यात्रा का उद्देश्य जन लोकपाल बिल की मांग और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को जागरूक करना है। यह अलग बात है कि इस बार के आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ उनके पूर्व के साथी अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। केजरीवाल की जगह इस बार अन्ना के सारथी पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह होंगे। बीएसपी के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज के मर्डर केस में एक नया टर्न आ गया है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि इस कत्ल में एक महिला का हाथ है, जिससे भारद्वाज के संबंध थे। वहीं दीपक भारद्वाज से 35 साल छोटी उस महिला ने उनकी पत्नी को ही हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि वारदात के दिन दीपक भारद्वाज की फ्रेंड बताई जा रही इस महिला से पूछताछ की गई थी। वो वेस्ट दिल्ली में रहती है। उसने बताया कि दीपक की पत्नी और बेटा उनके रिश्तों की वजह से काफी नाराज थे। मां बेटे को आशंका थी कि दीपक अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी इस महिला को न दे दें। महिला का आरोप है कि इसी कारण मर्डर करवाया गया है। दूसरी ओर दीपक भारद्वाज की पत्नी रमेश कुमारी और उनके बेटे ने पुलिस को बताया कि इस महिला ने दीपक से करोड़ों रुपए की रकम और प्रॉपर्टी हड़पने के बाद उनका कत्ल करा दिया। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड के आरोपी सुनील मान और पुरुषोत्तम राणा किसी गिरोह से नहीं जुड़े हुए हैं। राणा के खिलाफ किसी संगीन अपराध की जानकारी नहीं है, लेकिन सुनील मान और उसके 3 साथियों पर 2 सितंबर 2010 में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। श्री श्री रविशंकर और अन्ना हजारे के आश्वासन के बावजूद अरविंद केजरीवाल का अनशन 8वें दिन भी जारी है और जारी है उनका सहयोग आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए। शुक्रवार शाम अन्ना हजारे ने कहा अरविंद और उनका लक्ष्य एक है, महज रास्ते अलग अलग हैं। वो जनता को जगा चुके हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए। इससे एक दिन पहले रविशंकर का भी बयान कुछ ऐसा ही आया था। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल का अनशन बदस्तूर जारी है। हालांकि अगर मेडिकल बुलेटिन को देखें तो अरविंद केजरीवाल की पल्स रेट 70 से नीचे पहुंच गई है और उनके खून के नमूनों में कीटोन्स का लेवल भी 3+ हो गया है। लिहाजा डॉक्टर और सहयोगियों दोनों की सलाह है कि अरविंद को अपना अनशन छोड़ देना चाहिए, लेकिन अरविंद अभी भी असहयोग के मूड में है। आम आदमी पार्टी के आंकड़ों को माने तो 5 लाख लोग अरविंद के असहयोग के साथ आ चुके हैं और अब तो उनके गुरु अन्ना हजारे भी अनशन तोड़ने की अपील कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि सरोकारों और समाज की सियासत करने वाले केजरीवाल कब तक अपना अनशन तोड़ेंगे। राजनाथ सिंह की नई टीम का आज ऐलान भले ना हो पाया हो, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा के संसदीय बोर्ड में आना लगभग तय माना जा रहा है। उमा भारती और प्रभात झा के नाम पर भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजनाथ सिंह की नई टीम में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह और वरुण गांधी को भी महासचिव बनाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की सबसे बड़ी समिति संसदीय बोर्ड में जगह मिलेगी। क्या मोदी के दिल्ली आने का रास्ता साफ हो गया है? क्या मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी को बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का टिकट के बंटवारे में काफी दखल होगा। यानी राजनाथ सिंह की नई टीम में नरेंद्र मोदी के नजदीकियों का ही बोलबाला रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने बयानों पर सफाई देते हुए एक बार फिर मुलायम पर तल्ख तेवर दिखाए हैं। बेनी वर्मा ने कहा है कि वो मुलायम सिंह यादव से निपटने के लिए सब कुछ भुगतने को तैयार हैं, फिर इसके लिए चाहे उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद भी क्यों न गंवाना पड़े।
साथ ही बेनी वर्मा ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल इटावा के आसपास की 4 सीटें ही नसीब होंगी। केंद्रीय मंत्री और कभी मुलायम के खासम खास रहे बेनी प्रसाद वर्मा उर्फ बेनी बाबू ने एक बार फिर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आग उगली है। बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इटावा के आसपास की केवल 4 सीटें ही नसीब होंगी, क्योंकि किसी के जनाजे के लिए सिर्फ 4 कंधों की ही जरूरत होती है। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि पार्लियामेंट में मुलायम से तल्खी के बाद वो कुछ भी कहने के मूड में नहीं थे, लेकिन लगातार टीवी पर उनके बारे में जो कटाक्ष किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। बेनी प्रसाद वर्मा ने यह भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव से निपटने के लिए वो सब कुछ भुगतने को तैयार हैं, फिर चाहे उसके लिए अपना केंद्रीय मंत्री का पद भी उन्हें क्यों न गंवाना पड़े। यही नहीं, बेनी प्रसाद वर्मा ने यह भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव उनके बेटे राकेश वर्मा पर चुनाव में जमानत जब्त होने का जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उनका बेटा राकेश वर्मा की किसी भी चुनाव में जमानत जब्त नहीं हुई है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उनका बेटा चुनाव हार गया है, क्योंकि कई बड़े नेता चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। हालांकि बेनी ने चुटकी लेते हुए ये जरूर कहा है कि मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव के फिरोजाबाद से चुनाव हारने पर उन्हें अफसोस जरूर हुआ था। यही नहीं, बेनी बाबू यही नहीं रुके। बाबरी मस्जिद मामले पर बेनी बाबू ने मुलायम सिंह यादव को गुनहगार तक करार दे दिया है और वो कभी भी बीएसपी के साथ समझौते के पक्ष में नहीं रहे हैं। साथ ही बेनी बाबू ने यह भी कहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि कभी भी बीएसपी के साथ समझौते के पक्ष में नहीं रहे हैं। साथ ही बेनी बाबू ने यह भी कहा कि वो कभी भी बसपा के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वहां वो घुटन महसूस करेंगे। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर मुलायम सिंह यादव का पलटवार और उसके बाद एक बार फिर बेनी वर्मा के तीखे तेवर ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि बेनी और मुलायम के बीच ये जुबानी जंग अभी थमने वाली नहीं है। लेकिन इस जुबानी जंग में अगला पैतरा क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज इलाहाबाद में थे और मौका था बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता भवन के उद्घाटन का। इस मौके पर उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए जहां कई घोषणाएं की, वहीं साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कोई सीधी बात तो नहीं कही, लेकिन ये जरूर कहकर राजनीतिक हलचल पैदा कर दी कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद में बार काउंसिल बिल्डिंग में नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का उद्घाटन किया। इस भवन की आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। इस दौरान अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने वकीलों के कल्याण में कई योजना की घोषणा भी की। देश के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने मीडिया को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि चैनल सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही कानून व्यवस्था के नाम पर निशाना बना रहा है। उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा पर पलटवार करते हुए कहा, सपा विधानसभा चुनाव में भी बहुमत से आई है और लोकसभा में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र को समर्थन जारी रहेगा, लेकिन ये भी तय है कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कभी मुलायम सिंह के सबसे करीबी रहे। बेनी प्रसाद वर्मा के समाजवादी पार्टी पर किए गए हमले के सीधे तौर पर तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जरूर ये चेतावनी दी है कि जिन पार्टियों ने विधानसभा में अपने परफॉर्मेंस नहीं देखे हों, उन्हें देख लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, उसी का नतीजा है कि आज वो मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ऐसे ही परफॉर्मेंस दोहराएगी। प्रतापगढ़ के हदगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में 2 मार्च की रात सीओ जियाउल हक समेत तिहरे हत्याकांड की जांच में जुटी सीबीआई ने राजा भैया के मौसेरे भाई और प्रतापगढ़ के विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी से कुंडा कैंप कार्यालय पर घंटों पूछताछ की। हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में 2 मार्च की रात ग्राम प्रधान नन्हेलाल यादव की हत्या के बाद खूनी संघर्ष में सीओ जियाउल हक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। प्रधान के भाई सुरेश यादव की भी इस बवाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहीद सीओ की पत्नी परवीन ने सीओ जियाउल हक की हत्या में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया की साजिश बताते हुए राजा भैया समेत उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। राजा भैया ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। 8 मार्च से मामले की जांच कर रही सीबीआई ने राजा भैया के करीबियों समेत दर्जन भर पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की। इस दौरान नाटकीय अंदाज में सीओ जियाउल हक की पिस्टल भी बरामद कर ली गई।
इधर मृतक प्रधान के भाई पवन यादव ने सीबीआई को लिखित तहरीर देकर राजा भैया पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने विधायक विनोद सरोज के मोबाइल पर प्रधान के परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए सीएम अखिलेश के सामने मुंह न खोलने की भी धमकी दी थी। राजा भैया पर इस आरोप के बाद मृतक प्रधान के घर पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई, वहीं कुंडा कैंप कार्यालय पर सीबीआई ने राजा भैया के मौसेरे भाई व विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी से घंटों पूछताछ की। सीबीआई द्वारा अचानक गोपाल जी से पूछताछ पर तरह तरह की चर्चाएं हवा में तैरती रही। बलीपुर गांव के मृतक प्रधान नन्हेलाल यादव के भाई पवन यादव ने विधायक विनोद सरोज के मोबाइल पर राजा भैया द्वारा जान से मारने की धमकी की लिखित शिकायत सीबीआई को की। इसके बाद अचानक जहां प्रधान के घर पर पुलिस का पहरा तेज कर दिया गया, वहीं राजा भैया के करीबियों से भी पूछताछ का सिलसिला चल पड़ा। सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द ही राजा भैया से भी पूछताछ करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को दूर करने के लिए प्रदेश में अब प्रसव के दौरान महिलाओं को अस्पताल तक लाने और ले जाने के लिए खुशियों की सवारी एम्बुलेंस का मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उद्घाटन किया। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में अब प्रसव के दौरान महिलाओं को अस्पताल तक लाने और ले जाने के लिए आज 90 एम्बुलेंस को 108 आपात सेवा के बेड़े में सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना प्रदेश वासियों के लिए किसी बड़ी खुशी की सवारी से कम नहीं, जबकि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसव के दौरान महिलाओं को लाने व ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां खुशियों की सवारी योजना संचालित हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह योजना पहाड़ी राज्य की जनता के लिए काफी कारगर साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 108 आपात सेवा का संचालन काफी बढ़िया रहा है, जिसके चलते यह सेवा भी 108 सेवा द्वारा ही संचालित कराई जा रही है। बहरहाल ये तो भविष्य के गर्द में छिपा है कि आने वाले समय में इस सेवा से कितने लोगों को फायदा मिल सकेगा। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर मामला टलता नजर आ रहा है। सतपाल महाराज का नाम लगभग तय था, लेकिन हरीश रावत और चौधरी वीरेंद्र सिंह के विरोध के चलते मामला ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है और इस लड़ाई से प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य को बेहद राहत मिली है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर घमासान चरम सीमा पर पहुंच गया है। आलाकमान ने सतपाल महाराज के नाम पर लगभग मोहर लगा ही दी थी, लेकिन हरीश रावत द्वारा इसका विरोध किए जाने के बाद एक बार फिर मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। किसी एक नाम पर आम सहमति न होने के चलते ऐसा हुआ है। हालांकि खुद हरीश रावत अपने समर्थक व सहयोगी सांसद प्रदीप टंटा का नाम आगे बढ़ा भी चुके हैं और उनके लिए दिल्ली में लॉबिंग करने में भी जुटे हैं। हालांकि हरीश के अनुसार इस समय पाल युग चल रहा है, ऐसे में चाहे यशपाल हो या फिर सतपाल, आलाकमान जो तय करेगा उसे माना जाएगा। वहीं महाराज का प्रदेश अध्यक्ष पद के मामले में अगर दिल्ली में खुलकर किसी ने विरोध किया है तो है प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह। सूत्र की माने तो चौधरी अभी यशपाल आर्य को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की हिमायत कर रहे हैं। इसके पीछे तर्क निकाय और पंचायत चुनाव दिए जा रहा है। ऐसे में साफ है कि सतपाल की राह में दो बड़े नेताओं के आ जाने की वजह से कांग्रेस आलाकमान भी उनके नाम की घोषणा करने से कतरा रही है। हरीश रावत के अनुसार टमटा में भविष्य की संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही है वो कहां से आ रही हैं मुझे नहीं पता। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया होती है जिसका पालन होकर रहेगा। आश्रम लक्ष्मण झूला क्षेत्र के लोगों को अब जाम से निजात मिल सकेगी। इसके लिए सीएम विजय बहुगुणा ने कैलाश गेट स्वर्गाश्रम को जोड़ने वाले जानकी सेतु पुल का शिलान्यास किया। पिछले काफी समय से स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला के लोगों को यात्रा काल के दौरान जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा था। इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जानकी सेतु 3 लेन पुल का शिलान्यास किया, जिससे लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। 309 मीटर लंबा ये जानकी सेतु करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। कानपुर में सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के खिलाफ 3 घंटे का उपवास क्या किया। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद शहर में सियासी ड्रामा शुरू हो गया। थोड़ी ही देर बाद सपा और बीजेपी के नेता भी उपवास पर बैठ गए। केंद्रीय मंत्री और कानून के सांसद श्री प्रकाश जायसवाल यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ उपवास पर बैठ गए। मंत्री जी का उपवास सिर्फ 3 घंटे का ही था, जो सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे खत्म हो गया। लेकिन कानपुर के ही बीजेपी के विधायक सतीश महाना ने जब देखा कि चुनावी तैयारी में श्री प्रकाश जायसवाल उपवास पर बैठ गए हैं तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत पंडाल और दरी का इंतजाम किया और देश की बढ़ती महंगाई के खिलाफ उपवास पर बैठ गए।
अब एक ही शहर में दो पार्टियों के नेताओं का उपवास चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के विधायक को भी देश और प्रदेश की चिंता सताने लगी और फिर एक तीसरा उपवास शुरू हो गया। सपा के विधायक इरफान सोलंकी भी उपवास पर बैठ गए। एक और सिर्फ 3 घंटे का उपवास और देखते ही देखते 2 और नेताओं का उपवास पर बैठ जाना, ये सियासी ड्रामा नहीं तो वाकई में क्या है? इंतजार करेंगे हम उस दिन का जिस दिन ये नेता वास्तव में सियासी ड्रामा छोड़कर जनता की समस्याओं को सुलझाएंगे। पुलिस के आला अधिकारियों के लिए नहीं है कोई कानून। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने